आज के समय में जो मोबाइल होता है वो आदमी के जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। चाहे हम खाना खा रहे हों या फिर लेटे हों या फिर स्नान कर रहे हों या कपड़े पहन रहे हों। और जब तक मोबाइल हमारे पास नहीं होता तो हमको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है कि शायद हमारे जीवन की कोई एक आवश्यक चीज़ है, वो हमसे अलग है। तो मित्रों, आज की कहानी ऐसी ही है कुछ, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दरअसल एक महिला होती है और वो स्नान कर रही होती है, और जब वो स्नान करने के लिए बाथरूम के अंदर जाती है और स्नान करना प्रारंभ करती है, तो उसके कुछ मिनट बाद ही उसके फ़ोन से घंटी बजना प्रारंभ हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो स्नान कर रही थी और स्नान करना उसने प्रारंभ कर दिया तो बाहर नहीं निकल सकती थी। तो उसने आवाज़ दे के अपने पति से कहा कि प्लीज़ आप एक बार फ़ोन उठा लीजिएगा, देखिए किसका है। इतने में उसका जो पति होता है वो फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद में बात करने वाले व्यक्ति को जो बात करता है, रिस्पॉन्स देता है और फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद में जैसे ही कॉल ऑफ होती है, उसके बाद में तुरंत ही व्हाट्सएप पे एक मैसेज आने का नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन आने के बाद में जब वो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को खोलता है तो उसमें एक आपत्तिजनक मैसेज आता है। वो उस आपत्तिजनक मैसेज को पढ़ने के बाद में वो व्यक्ति उस मोबाइल को रख देता है, और मोबाइल को रख देने के बाद में जब उसकी पत्नी स्नान करके बाहर आती है तो उससे इस मैसेज के बारे में पूछता है, और काफ़ी उन दोनों में लड़ाई भी होती है। लेकिन हालांकि पत्नी ने उसको, अपने पति को समझाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास भी किया कि ऐसी बात है, वैसी बात है। उसने सोचा कि कोई बात आगे ना बढ़े और ये बात जहाँ पे है वहीं पर इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन फिर वो आराम से दोनों लोग रहने लगते हैं और ज़िंदगी, उनका जीवन कटता रहता है। और कुछ दिन बाद बीतने के बाद में ठीक वही मैसेज उसके व्हाट्सएप पे एक बार फिर उसका पति देख लेता है। तो वो मैसेज देखने के बाद में फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है, और जब पूछता है तो उसकी पत्नी है जो होती है, उसको काफ़ी देर तक समझाने का उसने प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, और इसी बीच एक नहीं दो कत्ल हो जाते हैं। तो उन कत्लों की कहानी इस एपिसोड में शुरू होती है मित्रों। तो मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। मैं मुकेश मिश्रा। मेरे मित्रों, इस एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और आत्मिक तौर पे आपको बहुत बहुत प्यार, आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश एक प्रदेश पड़ता है, उसका ज़िला एक पड़ता है इंदौर, और इंदौर के ही अंतर्गत एक पुलिस थाना आता है जिसका नाम होता है एरोडर्म। और दरअसल एरोडर्म थाना का एक इलाका है अशोक नगर, और अशोक नगर की ये कहानी है। ये वाक़या है मित्रों 9 दिसंबर 2023 का, लगभग शाम के तकरीबन 5:30 बजे हुए थे। और एक 12 साल की लड़की होती है, वो बाज़ार से कुछ सामान लेके आती है और अपने मकान के दरवाजे को वो नॉक करती, खटखटाती है, लेकिन दरवाज़ा खुला था। और जब दरवाज़ा खुला था तो अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में उसका जो रूम था, वो एक्चुअली एक किराए के मकान में रहते थे, और उनका जो रूम था वो मकान की तीसरी मंजिल पे था। और वो लड़की जब अपने कमरे में पहुंचती है और गेट को खोलती है तो वो उस कमरे का जो भयावह दृश्य था, जो वहाँ का एक भयभीत कर देने वाला दृश्य था, उसको देख के उसकी चीख निकल जाती है और वो काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाती है और रोती हुई बाहर आ जाती है। इतने में मोहल्ले के काफ़ी व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं, और उस कॉलोनी में, अशोकनगर जो कॉलोनी है होती है, उस कॉलोनी में भी रहने वाले व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं। और वो देखते हैं कि जो उस लड़की की माँ होती है वो अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई होती है, उसके शरीर से काफ़ी खून निकल रहा होता है। और उसके एक मामा होते हैं,
उनकी जो लाश होती है वो जो बेड होती है, बेड के नीचे पड़ी होती है, वो भी नग्न अवस्था में होते हैं और उनके भी शरीर से काफ़ी ब्लड निकल रहा होता है। इतने में कुछ व्यक्ति वहाँ के जो होते हैं, वो जो नज़दीकी वहाँ का पुलिस थाना होता है एरोडर्म, वहाँ पे फ़ोन कर देते हैं और वहाँ की जो पुलिस टीम है वो मौका वारदात पे आ जाती है और साथ में फोरेंसिक टीम भी आती है। और जब इस डबल मर्डर हो जाता है उस क्षेत्र में, तो इन चीज़ों को लेके जो वहाँ का अशोकनगर जो मोहल्ला है उसके लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त हो जाता है और जगह जगह प्रदर्शन होने लगते हैं और पूरे प्रदेश में हड़कंप टाइप का मच जाता है। तो इससे पुलिस सख्ती में आ जाती है और हालांकि पुलिस जब अपना काम करती है तो कुछ ही घंटों में इस डबल जो ये कत्ल होता है इसके जो भी गुनहगार होते हैं उनको वो हिरासत में ले लेती है, उनको पकड़ लेती है। क्योंकि पुलिस पे इतना प्रेशर था, इतना दबाव था आला अधिकारियों का, तो उस जब इस डबल जो कत्ल होता है इसके जो भी गुनहगार हैं उनका पुलिस को पता नहीं लगता है और कोई खबर नहीं होती है, तो अपने थाने के तकरीबन 50 चिन्हित व्यक्तियों को पुलिस बुलवाती है थाने में और उसमें से तकरीबन 7 लोगों को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करती है कड़ाई से। लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने के बाद में हर एक उन 7 लोगों में से हर एक व्यक्ति का यही जवाब था कि सर इस कत्ल से, इस मैटर से और इस वाक़या से सर हमारा कोई लेना देना नहीं है और सर मैं बेकसूर हूँ, मेरे को छोड़ दीजिए। फिर अंततः पुलिस बेहोश होके उन 7 लोगों को छोड़ देती है जिनको गिरफ्तार करती है पूछताछ करने के लिए। और उसके बाद में पुलिस उस अशोकनगर मोहल्ले के तकरीबन 3 किलोमीटर की एरिया की जितने भी सीसीटीवी फुटेज होती है उनको खंगालती है और बारीकी से उनकी जांच पड़ताल करती है। तो उसमें एक बात सामने निकल के आती है कि एक महिला होती है जो सीसीटीवी फुटेज में उस अशोकनगर जो मोहल्ला होता कॉलोनी होती है उस मकान में जाती हुई दिखाई देती है, जिस मकान के अंदर ये डबल मर्डर होता है, 2 कत्ल होते हैं। और वो जाने के टाइम जब मकान से निकलती है तब भी किया उसका पिक जो होता है, फ़ोटो होता है, वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है। और ये महिला जो होती है इसका नाम ममता उर्फ पिंकी होता है और जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल के करीब होती है और ये बंगाली कॉलोनी की मूलतः रहने वाली होती है। तो पुलिस इतने में आनंद फानंद में अपने दल बल के साथ में जाती है और इस महिला को वहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है और उस मौका वारदात पे लेके आ जाती है जहाँ पे डबल कत्ल हुआ होता है। पहले तो पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो पुलिस को ये गुमराह करती है, लेकिन पुलिस जब गहराई से इसे पूछताछ करती है तो अंततः ये टूट जाती है और शायद अपने को रोक नहीं पाती है और फिर ये सच्चाई उगलने पे मजबूर हो जाती है। दरअसल जब ये इस डबल मर्डर केस की कहानी पुलिस टीम को बताती है तो वहाँ पे सुनने वाला हर एक पुलिस का आला अधिकारी और उसका जवान और जो मोहल्ले के व्यक्ति वहाँ पे एकत्रित थे, हर एक व्यक्ति वहाँ पे अचंभित हो जाता है और भौचक्का सा हो जाता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है क्या इतना घिनौना कृत्य और मर्यादों की जो एक डोर होती वो इतनी अमर्यादित हो गई आज के समय में, इस कलिकाल के समय में। तो वो महिला बताती है, जो ममता नाम की जो महिला होती है वो पुलिस को बताती है कि दरअसल जिस महिला का कत्ल हुआ है इसका नाम सरिता ठाकुर है और ये ब्यूटी पार्लर की एक संचालिका है और जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ है उसका नाम रवि ठाकुर है और यह इसका मुंह बोला भाई है। और जिसके इसी इंदौर शहर में 3 होटल हैं, एक होटल का नाम वैष्णो पैलेस है और दूसरे होटल का नाम हनी होटल है और तीसरा जो होटल है वो सागर होटल है। और सर इन तीनों होटलों में बहुत ही अनैतिक काम होते हैं, बहुत ही अमर्यादित काम होते हैं और दरअसल इन होटलों में देह व्यापार का काम उस रवि ठाकुर के द्वारा कराया जाता है, ऐसी वो जानकारी पुलिस को देती है। और वो बताती है कि ये जो सरिता ठाकुर नाम की जो महिला होती है वो इस ममता जो नाम की ये महिला होती है उसका परिचय रवि ठाकुर से कराती है
और परिचय कराने के बाद में वो जो रवि ठाकुर नाम का व्यक्ति होता है जिसका कत्ल हो चुका होता है, वो किसी न किसी प्रकार से इसका ममता और पिंकी नाम की जो महिला होती है इसका अनैतिक वीडियो, नग्न वीडियो बना लेता है। और वीडियो बनाने के बाद में उसको बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है और ब्लैकमेल करता है। और उसका जब भी मन होता है रवि ठाकुर का उस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो जब चाहे तब वो अपने होटलों में उसको बुला लिया करता है और जब मन चाहता है तब उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के साथ साथ में वो उसके साथ में गुदा मैथुन भी करता है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मतलब जानकारी मिली है, वो जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। और वो महिला ये भी बताती है कि ये जो ब्यूटी पार्लर संचालिका जो महिला होती है सरिता ठाकुर, जिसको ये रवि ठाकुर मुँह बोली बहन के नाम से कहता था, उसके साथ में भी इसके अनैतिक संबंध थे और उसके साथ में भी ये शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन होता क्या है, एक दिन जब बार बार ये मैसेज करके व्हाट्सएप पे और इसको कॉल करके इस ममता नाम की जो महिला होती है इसको वो रवि ठाकुर बुलाता है और जब चाहे तब उसके साथ में वो शारीरिक संबंध बनाता है, तो इससे ये परेशान होके एक दिन अपने जो इसका पति होता है ममता का, जिसका नाम तरुण होता है, उसको सारी बातें बताती है। और बताने के बाद में ये दोनों तरुण और ये जो ममता नाम की महिला होती है दोनों वेब सीरीज़ देखना शुरू कर देते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति का कत्ल और उसका मर्डर किस प्रकार से किया जाता है। और ये तकरीबन 1 महीने तक वेब सीरीज़ देखते हैं जिसमें कत्ल करने की सारी जानकारी हासिल करते हैं। और उसके बाद में ये वाक़या होता है 9 दिसंबर 2023 का। ये दिन के तकरीबन 12:30 बजा होता है। ये तरुण और इसकी पत्नी जो ममता होती है ये दोनों 12:30 बजे निकलते हैं अपनी गाड़ी से और ये बंगाली जो कॉलोनी होती है वहाँ से अपनी गाड़ी से निकलते हैं। और गाड़ी से निकलने के बाद में रास्ते में गाड़ी छोड़ देते हैं और उसी अर्जुन नगर कॉलोनी में जाते हैं जहाँ पे ये सरिता ठाकुर नाम की जो महिला रहती थी, और उसके घर पे जाते हैं। और घर पे जाने के बाद में सबसे पहले उस महिला का कत्ल करते हैं चाकू से, और चाकू से इतना वार करते हैं कि जब ये पूर्ण रूप से अपने में संतुष्ट हो जाते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है और इसकी सांसें थम चुकी हैं। और इसके बाद में उस महिला के सारे कपड़े उतार देते हैं, उसको नग्न अवस्था में कर देते हैं और उसको फर्श पे लिटा देते हैं। और सरिता ठाकुर के मोबाइल से ही ये जो ममता नाम की महिला होती है उसका जो पति जो तरुण होता है ये रवि ठाकुर को मैसेज करते हैं कि आप आ जाइए, आज हमारा बहुत मन है आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाने का। तो ऐसी बात सुनने के बाद में कोई भी व्यक्ति हो तो उसमें जो काम प्रवृत्ति होती है वो जागृत हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार से रवि ठाकुर के मन में काम प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और वो अपनी कार उठा करके सीधे अर्जुन नगर कॉलोनी आ जाता है। और उसके बाद में जब वो तिमंजिल पे जाता है, तीसरे फ्लोर पे जाता है और सरिता ठाकुर के कमरे में एंट्री करता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे ममता नाम की महिला होती है। और उसको देखकर वो हैरत अंगेज हो जाता है, लेकिन वो घबराता नहीं और उससे कहता है कि ममता जी आप। तो फिर ममता कहती है कि सर असल में जो सरिता दीदी हैं वो सो रही हैं और आपके साथ में आज शारीरिक संबंध बनाने का हमारा बहुत आत्मिक मन है। तो इसके लिए वो उसको कहती है और वो रवि ठाकुर तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये ममता कहती है कि आज जो शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उसका बनाने का जो तरीका होगा एक अलग होगा, एक नायाब तरीका होगा। और वो रवि ठाकुर की आंखों पे एक काले रंग की पट्टी बांध देती है और उससे कहती है कि आप अपने कपड़े उतारो, मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ। और इतने में दोनों कपड़े उतार देते हैं और जाहिर सी बात है कि रवि ठाकुर की आंखों पे काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। और इतने में ही इसका जो पति कमरे में छिपा बैठा होता है तरुण, वो आ जाता है और तलवार से इतनी देर तक इस पे वार करता रहता है कि जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती है, इसकी सांसें थम नहीं जाती हैं और यहाँ तक कि तलवार टूट भी जाती है। इतने वार इसके ऊपर किए जाते हैं और इसका कत्ल करने के बाद में जब ये संतुष्ट हो जाते हैं कि ये पूर्ण रूप से मर चुका है, उसकी सांसें थम चुकी हैं,
उसके बाद में इस रवि ठाकुर को भी नग्न कर दिया जाता है और इसकी जो डेड बॉडी होती है, इसका जो मृत शरीर होता है, वो जो बेड होती है उसके नीचे डाल दिया जाता है। और उसके बाद में ये सब अपने वापस घर चले आते हैं। लेकिन ये सोच रहे थे कि शायद हम जो कत्ल करने का जो तरीका वेब सीरीज़ देख के हमने बनाया है, संभवतः हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन हकीकत तो ये है, एक कहावत होती है गांव में मित्रों कि कोई भी अपराधी, कोई भी जुर्म करने वाला व्यक्ति किसी भी अपराध को करने का एक नायाब तरीका क्यों, चाहे जितना वो नायाब तरीका क्यों न ढूंढ लें, लेकिन वो एक न एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है और अपने पापों का प्रायश्चित उसको करना ही पड़ता है। तो मित्रों, फिर इन लोगों को, ये जो तरुण नाम का व्यक्ति होता है, इसकी जो पत्नी होती है ममता और पिंकी, इनको अरेस्ट करके और अदालत के सामने इनको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में इनको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में अभी इन पे जांच चल रही है। जांच चलने के बाद में अभी ये निकल के आना संभवतः बाकी है कि इस डबल दोहरे हत्याकांड में और कितने लोगों का हाथ है और कितने व्यक्ति इसमें शामिल हैं। हालांकि जो भी कुछ हुआ तो उसके लिए उन मृत आत्माओं के साथ में हमारी उनकी आत्मा की शांति के लिए हमारी भावनाएं हैं। ये सब उनको सद्गति दे, सद्वृत्ति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन मित्रों, उन जो मृत दो व्यक्ति थे, चाहे वो सरिता ठाकुर को ले लो, चाहे वो रवि ठाकुर को ले लो, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या दोष था कि उनको ऐसी पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। एक बच्चों के ऊपर से उसकी माँ का साया उठ गया और एक बच्चों के ऊपर से उसके पिता का साया उठ गया। और मित्रों, ये सभी कहानी और एपिसोड आपको सुनाने का मेरा ये मकसद कतई नहीं है कि आपकी आत्मा को कष्ट पहुँचे, ठेस पहुँचे और आपकी आत्मा दुखी हो, आप किसी तरह से मानसिक रूप से विचलित हों। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं मित्रों। इस कहानी का मेन उद्देश्य आप सब लोगों को सुनाने का ये है कि आप सब लोग सजग रहें, जागरूक रहें और मानसिक तौर पे आप लोग परिपक्व बने और कभी भी अनैतिक चीज़ें जो होती हैं इनको समाज में फलने फूलने न दें। एक समझने वाली बात ये है मित्रों कि जो व्यक्ति एक महिला को भाई कहता है और इतने मर्यादित रिश्ते को, जो भाई बहन का रिश्ता होता है, कितना पवित्र रिश्ता होता है, क्योंकि समाज में कहा गया है कि बहन से बड़ा भाई का शुभचिंतक कोई नहीं होता है। तो ऐसे मर्यादित रिश्ते को भी शायद इन रवि ठाकुर और सरिता ठाकुर की नाम की जो व्यक्ति होते हैं उसको कलंकित कर देते हैं और इस मर्यादित रिश्ते को कलंकित करने का ही शायद उन लोगों को परिणाम भोगना पड़ता है, जिसका परिणाम अपने प्राणों को देकर अदा करते हैं। और फिलहाल जो भी कुछ है हम उनकी दुखद आत्माओं के साथ में हैं। और मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए ईश्वर से कामना। मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।